बच्चों, आज मैं आप सबों को क्लास 12 का पोएट्री इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, मैं इनकी कविता के बारे में संक्षेप में चर्चा करूँगा। तो कविता पढ़ने के पहले आप वाल्ट व्हिटमैन का जीवनी संक्षेप में समझ लें। वाल्ट व्हिटमैन was born in 1819। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था एंड डाइड इन 1892 और 1892 में उनकी मृत्यु हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, जन कवि। पीपल्स पोएट का मतलब होता है जन कवि, लोक कवि, जन कवि या लोक कवि। क्वेश्चन में आ सकता है कि वाल्ट व्हिटमैन किस प्रकार के कवि थे, तो आप पीपल्स पोएट लिखिएगा, अर्थात जन कवि। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक। समझने वाली बात है कि वे एक व्यक्तिनिष्ठ कवि थे, मतलब जो कविता लिखते थे वे खुद के लिए लिखते थे, लेकिन उनकी इस कविता का संबंध खुद से नहीं होता था, बल्कि इनका एक व्यापक अर्थ था। मैं आपको बताऊंगा जब कविता शुरू करेंगे। लिटरेरी फिगर, वे एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तिनिष्ठ साहित्यिक कवि थे। दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, वाल्ट व्हिटमैन के जैसा उस समय अमेरिका में कोई भी कवि पैदा नहीं हुए थे, इसलिए उनको जन कवि कहा जाता है। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ही व्यक्ति को जब बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त होती है, यानी बहुत बड़े कवि बनते हैं, तो उनका जीवन दुखों से भरा होता है। ये बहुत परिश्रम करने के पश्चात एक अच्छे कवि बनते हैं। तो ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर। वे बचपन से समस्याओं से जूझते रहे। उन्होंने एक कारपेंटर का काम किया। बिफोर हिज 12th बर्थडे, जब वे 12वें जन्मदिन मना रहे थे, तो एक कारपेंटर का काम किया उन्होंने। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर। एक प्रिंटर का काम भी किए, टीचर का काम किए, शिक्षक का, एंड एडिटर, और एक संपादक का काम किए। एंड वाज ए वॉलंटियर नर्स, और एक वॉलंटियर का भी काम की ड्यूरिंग द सिविल वार। उस समय जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, तो उसमें उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया, शिक्षक का, संपादक का, कारपेंटर का। यानी उनका जीवन बहुत सारी खूबियों से भरा पड़ा था। उनमें बहुत सारी खूबियाँ थी, जिसके कारण एक जन कवि कहलाए। यानी उनका जीवन बहुत संघर्षशील रहा है। वाल्ट व्हिटमैन वाल्ट व्हिटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। और बच्चों, आपको यह जानना होगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, वह लिप्स ऑफ ग्रास में संग्रहित है। यानी उनकी कविता जो है लिप्स ऑफ ग्रास से ली गई है। ये क्वेश्चन में आता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, उसे किसमें कलेक्शन किया गया है, तो आप लिखेंगे लिप्स ऑफ ग्रास में। इज नोन फॉर हिज फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम्स। यानी उन्होंने जो कविता लिखी है, उनमें रिदम, लय का अभाव है, और राइम, मिलता जुलता वर्ड, तुक मिलाने वाला शब्दों का अभाव है। जैसे कैट, रैट, इस तरह से मिलता जुलता वर्ड होता है, तुक मिलाने वाले शब्द। व्हिटमैन्स फर्स्ट पब्लिश्ड एट हिज ओन एक्सपेंस।
इन 1855, यानी उनकी जो कविता है सबसे पहले 1855 में उनके अपने खर्च से उनकी कविता पब्लिश हुई। हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ पोएम्स, कहने का मतलब है उनकी जो कविता थी उस समय, उनके समय में उनकी कविता उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, चूँकि व्यक्तिनिष्ठ कविता थी, इसलिए लोग उनको पसंद उतना ज़्यादा नहीं करते थे। एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस, लेकिन उनकी जो कविता है उनमें जॉयफुल डेडिकेशंस है, यानी कविता जो लिखी गई है, कविता की जो रचना की गई है वो बहुत खुशी मुद्रा में लिखी गई है। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, उनमें कविता में इंडिविजुअल के बारे में, व्यक्ति के महत्व के बारे में बताया गया है, और वह किसी व्यक्ति का जो महत्व है संसार के सही व्यक्तियों से संबंध रखता है। यानी उनकी जो व्यक्तिनिष्ठ कविता है उनका संबंध न केवल उनसे है बल्कि पूरी दुनिया से है। यानी उनकी कविता संसार के सभी चीज़ों से संबंध रखती है। उस समय वे आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, सबसे पहले उनकी कविता को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया, चूँकि उनकी कविता व्यक्तिनिष्ठ थी। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट हिटमैन जॉब एज इट वॉज टेकन टू ऑब्स्सीन, मतलब उनकी इस कविता जो थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उनकी कविता को उतनी ख्याति प्राप्त नहीं हुई, यानी बहुत कम लोग जानते थे उनकी कविता के बारे में, चूँकि व्यक्तिनिष्ठ कविता थी। इन 1888 आफ्टर मेनी एडिशंस लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, लेकिन बाद में 1881 में उनकी जो कविता जो थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिप्स ऑफ ग्रास में अंततः पब्लिश हुई और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वेर एंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, और यूरोप में उनकी जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उनकी कविता का जो संग्रह लिप्स ऑफ ग्रास में किया गया वो धीरे धीरे लोगों के मन में बसने लगी, लोगों का उनकी कविता के प्रति उत्साह जगने लगा। यानी लोग उनकी कविता को समझने लगे कि उनकी यह कविता व्यक्तिनिष्ठ कविता नहीं है, एक व्यक्ति से संबंध नहीं रखता है, बल्कि उनकी इस कविता संसार में भाईचारा, प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना और खुले विचारों पर आधारित है, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने का काम करता है, वह व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। इसीलिए बाद में उनकी कविता को जब लोगों ने समझना शुरू किया तो वह कविता उनकी व्यक्तिनिष्ठ नहीं रही, बल्कि लोगों के दिल में बस गई और लोग इनको पसंद करने लगे। बट व्हिटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, अमेरिका में जब उनकी प्रसिद्धि नहीं थी, लेकिन बाद में उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। ही कुड विन अप्रिसिएशंस इन अमेरिका, अमेरिका में लोग उनके प्रति उनकी कविता को पसंद करने लगे, उनका अप्रिसिएशन बढ़ने लगा। फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशंस, उनकी कविता का जब अर्थ समझने लगे, उनकी इस कविता का अर्थ व्यक्तिनिष्ठ नहीं बल्कि उनकी इस कविता से नए नए विचारों का जन्म होता है, लोगों में वैश्विक भाईचारा, देशभक्ति की भावना, खुले विचारों का जन्म और एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के संबंध को जोड़ने वाली कविता है। जब उनकी इस कविता का अर्थ व्यापक अर्थ में समझने लगे तो उनकी कविता प्रसिद्ध होने लगी, उनको लोग चाहने लगे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास इन 1855, और 1855 में लिप्स ऑफ ग्रास में उनकी कविता को इंक्लूड किया गया। एंड ड्रम टैप्स, और ड्रम टैप्स 1866 में
उनकी कविता को समाहित किया गया लिप्स ऑफ ग्रास में। अब मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का लाइन बाय लाइन अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के बारे में गीत। स्वयं के, माई सेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं के बारे में गीत। तो सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा यह तो कविता स्वयं के बारे में है, लेकिन नहीं, इस कविता का अर्थ स्वयं के बारे में नहीं बल्कि पूरे संसार के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। उनकी कविता व्यक्तिनिष्ठ नहीं बल्कि सर्वव्यापक है। वह लोगों की भावनाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। उनकी यह कविता संसार में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाती है, खासकर अमेरिका में। अमेरिका के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करती है। ये लोगों को यह समझाते हैं कि आप खुले विचार से मेरी बातों को समझें, तब आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में समझ पाएंगे। वे कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद क्या करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद गाता हूँ और अपने इस गीत को, अपने इस गीत के बारे में खुद गाता हूँ और इसे मनाता हूँ, खुशियाँ मनाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम, वे कहते हैं कि जो मैं एज्यूम करता हूँ, जो मैं ग्रहण करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, यू शैल एज्यूम, उसे आप भी सोचते हैं। यानी आई एंड यू, मैं और आप, मैं कहने वाला और यू पढ़ने वाले, दोनों का संबंध बढ़ रहा है। यानी वे कहना चाहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वे आप सोचते हैं, जो मैं गाता हूँ वो आप गाते हैं। जिस तरह मैं अपना खुशी सेलिब्रेट करता हूँ उसी तरह आप अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। तो यह कविता व्यक्तिनिष्ठ कैसे हुई? यह कविता भाईचारा की भावना से उत्प्रोत है। यह संसार के लोगों को के बीच प्रेम का बीज बोता है, न कि व्यक्तिनिष्ठ है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, वे कहते हैं कि ये शरीर का प्रत्येक कण, प्रत्येक हिस्सा जो मुझ में है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वो आप में है। यानी मेरा और आपका संबंध एक है। मेरे शरीर में जितने तत्वों से बना है, आपका शरीर भी उतने तत्वों से बना है। मेरे शरीर के खून का रंग लाल है तो आपके शरीर का खून का रंग लाल है। तो मनुष्य का विचार एक है, मनुष्य एक है, मनुष्य दो नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वाल्ट व्हिटमैन न केवल एक व्यक्तिनिष्ठ कवि थे बल्कि एक विश्वव्यापी कवि थे, एक पीपल्स पोएट थे, जन कवि थे, वे पूरे लोगों के कवि थे। आई लोफ, वे कहते हैं कि मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ। एंड इन्वाइट माई सेल्फ और इन्वाइट माई सोल, एंड इन्वाइट माई सोल, मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और अपनी आत्मा को बुलाता हूँ। यानी कवि अपनी आत्मा को बुलाते हैं। वे कहते हैं मनुष्य और आत्मा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। वे कहते हैं कि आई लीन, मैं झुकता हूँ, लोफ और घूमता हूँ, एट माई ईज, आराम से, ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यानी वे कहते हैं कि गर्मी के दिनों में, आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में घास की पत्तियां जल जाती है और घास नुकीला बन जाता है। तो कभी ये गर्मी के दिनों में नुकीले घास पर लेट जाते हैं और जो घास की जो नोक होती है उनके शरीर में थोड़ी थोड़ी चुभता है। तो कवि को क्या महसूस होता है? थोड़ा कष्ट महसूस होता है। वे कहते हैं कि वे कहते हैं यानी ग्रास को स्पीयर से तुलना करते हैं। स्पीयर का मतलब भाला होता है।
यहाँ पर ग्रास, घास और भाला की तुलना किया गया है कि जिस प्रकार गर्मी के दिनों में घास कष्टदायक होता है, चूँकि नुकीला होता है, वे भाले की नोक की तरह होते हैं, स्पेयर की तरह होते हैं। तो कवि क्या कहते हैं? कवि अपने जीवन के कष्ट को, अपने जीवन के दुख को ऑब्जर्व करते हुए, समझते हुए लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हमारी जो आत्मा है वो मनुष्य का इस आत्मा से गहरा संबंध है। फिर कहते हैं कि माई टंग, मेरी जो जीभ है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी मेरी जीभ, एवरी एटम मतलब यहाँ पर एक एक कतरा से बना हुआ है। मेरी जो जीभ है, यानी मेरे शरीर का एक प्रत्येक पार्ट जो है वह क्या है? एवरी एटम से बना हुआ है। फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, दिस एयर, यानी अमेरिका की मिट्टी से बना हुआ है। दिस मतलब सॉइल, अमेरिका की मिट्टी, दिस एयर मतलब अमेरिका की हवा। यहाँ पर पेट्रियोटिज्म की भावना, यानी कवि के दिल में अमेरिका के प्रति देशभक्ति की भावना पैदा हो रही है। वे यह बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका की मिट्टी, अमेरिका की हवा में वे सांस लेते हैं। अमेरिका की मिट्टी से उनका शरीर बना हुआ है और उनके शरीर का एक एक भाग अमेरिका का ही है, यानी प्रत्येक हिस्सा, उनके शरीर का प्रत्येक हिस्सा जो है अमेरिका की हवा और पानी से बना है। यानी हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व से उनका भी शरीर बना है और उनके शरीर पर अमेरिका के प्रति आभास महसूस होता है। यानी वे अपने देश के महत्व को बता रहे हैं, उनको अपने देश से प्रेम है, इसलिए वे अपने देश का गुणानुगान कर रहे हैं। दिस सॉइल, दिस एयर। वे कहते हैं कि बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यह हमारा माता पिता जन्म लिए। बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, इसी तरह उनके माता पिता जन्म लिए। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और इसी प्रकार उनके पिता जन्म लिए। वे कहते हैं कि, कहने का मतलब है वे परिवार के संबंध को बता रहे हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी का संबंध दूसरी पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी का संबंध पहली पीढ़ी से जोड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारी पीढ़ियाँ चली आ रही है। अमेरिका के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा लेते हैं, चले जाते हैं संसार से, फिर पैदा लेते हैं और यह चलता रहा है। फिर वे कहते हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, वे बता रहे हैं कि मैं 37 साल का हूँ, 37 साल का हूँ। कवि ये बताते हैं कि मैं 37 साल का हूँ। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि कितने साल के थे? 37 साल के। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और 37 साल की उम्र में वे स्वस्थ हैं। यानी कवि कहना चाहते हैं कि अमेरिका की मिट्टी, हवा, पानी इतनी अच्छी है कि 37 साल की उम्र में वे स्वस्थ हैं और अमेरिका के प्रति उनका राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति इन पंक्तियों में साफ झलक रहा है। राष्ट्र प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना। होपिंग टू सीज, सीज मतलब रुकना, नॉट टिल डेथ। कवि कहते हैं, है ना, टिल मतलब तब तक, जब तक नहीं, जब तक मृत्यु नहीं आती है। वे कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य तब तक परफेक्ट रहेगा, हम अपने देश के लिए तब तक काम करते रहेंगे जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है। यानी वे मरते मरते दम तक स्वस्थ रहेंगे, कवि को ऐसा आभास है। तो इससे पता चलता है इन पंक्तियों में पेट्रियोटिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना साफ झलक रही है। फिर कवि कहते हैं किड्स, वे कहते हैं धर्म, विद्यालय में धर्म के बारे में बताया जाता है। एंड स्कूल्स, स्कूल्स का मतलब होता है लेवल ऑफ थाट्स, सोचने का जो तरीका होता है। इन एवियंस, किड्स एंड स्कूल इन एवियंस, कवि कहते हैं कि हमारे जो विद्यालय में जो रीति रिवाज है, धर्म है,
सोचने का जो स्तर है, इनएबियंस, उसको कुछ समय के लिए आप निकाल दीजिए, कम कर दीजिए। रिटायरिंग बैक ए व्हाइल कहता है हमारे विद्यालय में, अगर हम विद्यालय में धर्म की बात के नाम पर लड़ेंगे, कुछ गलत सोचेंगे, रिटायरिंग बैक ए व्हाइल, कुछ समय के लिए विद्यालय में उसे मन से निकाल दें, धर्म का विचार निकाल दें। ये व्हाइल सफिस्ट, लेकिन वे कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो धार्मिक विचार है वह क्या कर गया है, जड़ तक पकड़ लिया है। यानी हम धर्म के बारे में कहीं भूलते नहीं हैं। हम धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। हम धर्म के नाम पर हमें राष्ट्रीय भावना कमज़ोर पड़ जाती है। एट व्हाट दे आर, हम उसे भुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। बट नेवर फॉरगॉटेन, उसे भूला नहीं जा सकता है। कभी कहते हैं हमारे विद्यालय में जो क्रीड्स हैं, धार्मिक विचार हैं, सोचने का जो स्तर है, वे क्या होते हैं, उसे हम कुछ समय के लिए कम नहीं करते हैं, यानी अपने आप विचार आ जाते हैं। तो हम कैसे वो खो सकते हैं, हमें राष्ट्र प्रेम की भावना कैसे आ सकती है। हम धार्मिक भेदभाव, कवि यह बताना चाहते हैं कि हम में जो धार्मिक विरोध है, हमें धर्म के नाम पर जो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खून खराब करते हैं, हिंसा करते हैं, वो धार्मिक हिंसा को हम छोड़ दें, उस क्रीड्स को छोड़ दें जिसको अपनाने से स्कूल में, हमारे समाज में हिंसा होती है। हम क्यों न एक सूत्र में बन जाए, हम कुछ समय के लिए उसे भूल दें। हम ये नहीं कहते कि आप अपना धर्म छोड़ दें, अपने धर्म को माने, लेकिन उनमें जो बुराइयां हैं, उनमें जो खामियां हैं, उसे हम दूर करें। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, कहता है मैं विश्वास करता हूँ सच्चाई, अच्छाई और बुराई में, वे दोनों को मानकर चलते हैं, लेकिन आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। कवि कहते हैं कि मैं अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं प्रत्येक हजार्ड मतलब संकट, प्रत्येक संकट में, मैं प्रत्येक दुख की घड़ी में बुराइयों का सामना करने का, बुराइयों का विरोध करने का हिम्मत कर रखता हूँ। जो बुराइयां हैं, जो बैड थिंग्स है, उसे मैं नहीं मानूंगा और उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाऊंगा। मुझे कोई चुप नहीं कर पाएगा। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कवि कहते हैं, कवि नेचर को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं कि मनुष्य और प्रकृति दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। मनुष्य जैसे अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, हमारा जो नेचर है, हमारा एक गार्जियन है, हमारे एक अभिभावक हैं, वे कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं वो अस्वस्थ हों। विदाउट सेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, हमारा जो नेचर है वो हमेशा चलता रहता है। ये बहुत दुखों का सामना करता है, जैसे कभी आंधी, कभी तूफान, कभी वर्षा, कभी भूकंप, कभी महामारी, बहुत सारी बाधाएं आती है। सही बाधाओं को झेलते हुए, सही बाधाओं को पार करते हुए, ओरिजिनल एनर्जी से, उनमें मौलिक ऊर्जा, उनमें एक जो ऊर्जा होती है आगे बढ़ने का, वो हमेशा आगे बढ़ता है। नेचर कभी रुकती नहीं है। इसलिए कभी नेचर की ताकत को बताते हैं कि हमें नेचर की तरह हर दुखों का, हर समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए, उसे पार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह इस कविता का लाइन बाय लाइन समरी समाप्त हुआ। अब मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा।